नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 30 जून और चलिए जानते हैं 30 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर ए मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर जानते हैं रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है। यह मिसाइल अपने प्रणाली अपने परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलास्टिक या क्रूज मिसाइल का उपयोग कर सकती है। इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली को नाटो द्वारा SS-26 स्टोन के रूप में कोड नेम दिया गया है। इस्कंदर एम मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है तथा यह 700 किलो तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो यहाँ पूछा गया है कि बेलारूस को इस्कंदर एम सिस्टम मिसाइल देने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ए रूस। तो यहाँ पूछा जा सकता है इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किस देश का है? तो आपका रूस का है, जिसे किसे दिया जा रहा है? बेलारूस को। आज का अगला अपडेट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 20 अगस्त और ऑप्शन डी है 29 जून। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने के लिए उनके योगदान में यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कितने को मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है 29 जून। और किसके यहाँ पर किसका जन्म दिवस होता है? तो यहाँ पे PC महालनोबिस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। PC महालनोबिस का जन्म हुआ था 29 जून को। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपका 20 अक्टूबर को। ठीक है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसकी स्मृति में? PC महालनोबिस की स्मृति में मनाया जाता है। आज का अगला अपडेट है, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है? ऑप्शन है 1 नवंबर 2022, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2022, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर 2022 और ऑप्शन डी है 1 जुलाई 2023। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्र सरकार 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोजल प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। उसका उपयोग केवल एक बार किया जाता है। प्लास्टिक इतना सुविधाजनक और सस्ता है कि इसके पैकेजिंग उद्योग अन्य सामग्रियों की जगह ले ली है। भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। कितना? 9.46 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें 43% आपके सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। ठीक है, 43% क्या है? आपके सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने किस देश से सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है? तो आपका सही ऑप्शन होगा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? प्रतिबंधित हो जाएंगे। और भारत में प्लास्टिक कचरा कुल कितना होता है? तो 9.46 टन 9.46 टन भारत में प्लास्टिक कचरा होता है, और जिसमें से सिंगल यूज प्लास्टिक का योगदान कितना है? 43% का योगदान है। आज का अगला प्रश्न है, सापुरजी पालोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन बी है मोहन मल्होत्रा, ऑप्शन सी है पालोनजी मिस्त्री और ऑप्शन डी है राहुल सचदेवा। तो यहाँ पर जानते हैं सापुरजी पालोन ग्रुप के अध्यक्ष पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है। अरबपति उद्योगपति का निधन 93 साल की उम्र में उनके मुंबई स्थित आवास पर हुआ। पालोनजी मिस्त्री का जन्म भारत में एक पारसी परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने 2003 में शादी के जरिए आयरिश नागरिकता ले ली थी। टाटा ग्रुप में सबसे बड़े व्यक्ति शेयरधारक थे। समूह में उनका 18.4% हिस्सेदारी थी। मिस्त्री अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित सापुरजी पालोनजी समूह चलाते थे। तो यहाँ पूछा गया सापुरजी पालोनजी के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी पालोनजी मिस्त्री। पालोनजी मिस्त्री। और इनका धर्म क्या था? पारसी था। इनका धर्म पारसी था। ठीक है, और यह नागरिक कहाँ के बन गए थे? पहले भारतीय थे, लेकिन बाद में इन्होंने आयरलैंड की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, किसके? क्योंकि इन्होंने शादी एक आयरिश महिला से करी थी।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी, जिसे हम लोग विशाख जलीय खरपतवार के नाम से भी जानते हैं, तो जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जानते हैं हाल ही में पश्चिम बंगाल ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी का प्रयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल है। जलकुंभी को वैज्ञानिक तौर पर इचोर्निया कैरिसस मार्टा, ठीक है, यहाँ पे इसका वैज्ञानिक नाम है इचोर्निया क्रैसिप्स मार्ट, ठीक है। जलकुंभी को क्या कहते हैं? इचोर्निया क्रैसिप्स मार्ट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में जल निकायों में पाए जाने वाला एक यह जलीय खरपतवार है। यह स्वदेशी प्रजाति नहीं है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान इसे दक्षिण अमेरिका से सजावटी जलीय पौधे के रूप में भारत में लाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जलकुंभी को कहाँ से लाया गया था, तो दक्षिण अमेरिका से। और इसको क्यों लाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार इसको जलों में डालकर जलों के जो आपका साज सज्जा बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था, और आज ये हमारे लिए खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जलकुंभी का उपयोग करके, ठीक है, इससे अपने अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा राज्य आ गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबसे अधिक जलकुंभी कहाँ पाया था? पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है। अब जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका? तो यहाँ पे इचोर्निया क्रैसिप्स मार्ट इसका जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम है। तो आज का अगला अपडेट है, यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए है 2030, ऑप्शन बी है 2035, ऑप्शन सी है 2040 और ऑप्शन डी है 2023। यहाँ पर जानते हैं यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी शाखा यूरोपीय आयोग ने 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून प्रस्ताव रखा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने अपने छठे आकलन में जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र की तत्काल बहाली का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ 2011 और 2020 के बीच यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति के अनुसार जैव विविधता की क्षति को रोकने में सफल नहीं रहा, जिसका स्वैच्छिक लक्ष्य 2020 तक कम से कम 15% निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना था। तो ओवरऑल यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोपीय संघ के द्वारा यूरोपीय संघ में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने की मंजूरी कब तक शुरू कर दी गई? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, 2030 तक। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 3। यहाँ पर जानते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक ने 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद की घटनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए सिंगल एक्सीडेंटल रिपोर्ट नंबर स्थापित किया जा सके। विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करना और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। दुर्घटना का विश्लेषण करने और बेहतर तथा सुरक्षित सड़कों के निर्माण के लिए इसका उपयोग करने हेतु परियोजना एक राष्ट्रीय सामंजस्य क्रैश डेटाबेस सिस्टम स्थापित करेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व बैंक ने भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए, जिसके तहत सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके। तो यह कितने राज्यों में कार्यान्वयन होगा? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, 7 राज्यों में इसका कार्यान्वयन होगा। आज का अंतिम अपडेट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 5 से 11 साल, ऑप्शन बी है 7 से 12 साल, ऑप्शन सी है 4 से 10 साल और ऑप्शन डी है 3 से 11 साल। यहाँ पर जानते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि
DCGI ने हाल ही में 17 से 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स को मंजूरी दे दी है। इससे पहले सरकार ने 7+ मतलब कि 7 साल से अधिक बच्चों के लिए कोवैक्स को आपातकाल में मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि DCGI ने मार्च 12 को 17 वर्ष की आयु के लिए भी बच्चों के लिए मतलब 17 से अधिक वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी इसकी मंजूरी दी थी। तो यहाँ पे ओवरऑल वर्तमान समय में DCGI के द्वारा कोविड-19 के लिए जो कोवैक्स वैक्सीन बनाया गया है उसका उम्र सीमा क्या निर्धारण किया गया है, तो 7 से 12 साल निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है लीसा, वह किस देश की थी, तो उसका सही आंसर था ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने भी सही आंसर उत्तर दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अब क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष भारत से हर साल कितने मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिवर्ष भारत के द्वारा ठीक है कितने मिलियन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, प्लास्टिक कचरा कितने मिलियन टन पैदा होता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।